Hey everyone, Namaste. So we are continuing with our corporate tax series. So if you are new to the channel, then please make sure to hit the subscribe button, press the bell icon, and let's get started with the video. So in this particular lecture, we'll be talking about a new chapter, that is Introduction to Indirect Tax. अच्छा, broadly ना हमारे पास दो टाइप के टैक्स होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स. डायरेक्ट टैक्स हमारे यहाँ इनकम टैक्स चलता है, जिस पे हमने पूरी स्टडी कर ली है. मैंने उसकी पूरी प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो आप वो देख सकते हैं. इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो मैं आपको सिंपली एक बार एक्सप्लेन करती हूँ, फिर हम अपना मटीरियल रीड करेंगे. तो मान लीजिए कोई प्रोड्यूसर है या कोई मैन्युफैक्चरर है, ये कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, बना रहा है. ठीक है, मान लेते हैं 10 रुपये का प्रोडक्ट है और इसने 10 रुपये का प्रोडक्ट बेचा किसको? होलसेलर को बेचा. होलसेलर को कितने पे बेचेगा ये? अगर मान लेते हैं कि 1 रुपये का टैक्स दे रहा है गवर्नमेंट को, 1 रुपये का टैक्स गवर्नमेंट को दे रहा है, तो ये होलसेलर को अपना प्रोडक्ट बेचेगा 11 रुपये पे. क्यों? 1 रुपये का टैक्स जो इसने अपनी पॉकेट से दिया था, अब वो होलसेलर की पॉकेट से निकलवा लेगा. सेम वे जब होलसेलर रिटेलर को ये प्रोडक्ट बेचेगा तो वो बेचेगा कितने पे? 12 रुपये पे. 1 रुपये का टैक्स इसने रिटेलर की पॉकेट से निकलवा लिया. और रिटेलर जब कंज्यूमर को या कस्टमर को बेचेगा तो वो बेचेगा 13 रुपये पे, कि अब ये 1 रुपये का टैक्स कंज्यूमर के पॉकेट से निकलवा लेगा. ठीक है, कहने का क्या मतलब कि गवर्नमेंट को टैक्स किसने पे किया? प्रोड्यूसर ने, जिसको हम बोलते हैं इम्पैक्ट ऑफ टैक्स. क्या बोलते हैं? इम्पैक्ट ऑफ टैक्स. और एक्चुअल बर्डन किसके ऊपर आया? कंज्यूमर के ऊपर आया, जिसको हम बोलते हैं इंसिडेंस ऑफ टैक्स. ठीक है, और जब भी इम्पैक्ट ऑफ टैक्स और इंसिडेंस ऑफ टैक्स अलग अलग पर्सनस पे फॉल होता है, इसी को हम बोलते हैं क्या? इनडायरेक्ट टैक्स. कि गवर्नमेंट को कोई और टैक्स पे कर रहा है बट फाइनल बर्डन शिफ्ट होके किसी दूसरे पे आ रहा है. इज़ दैट ओके? अच्छा, इस पूरे एग्जाम्पल में ना मैंने प्रॉफिट्स को स्किप कर दिया है, सिर्फ टैक्स की बात की है. तो पहले आप लोगों को पता होगा, अब तो हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी आ गया है. जीएसटी के पहले दूसरे टैक्सेस थे, तो हम पूरा डिस्कशन करेंगे जीएसटी के आने की क्या रिक्वायरमेंट थी, क्यों ज़रूरत पड़ी, जीएसटी के पहले के क्या टैक्सेस थे, एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू द सेम. तो आइए स्टार्ट करते हैं. So indirect tax refers to a type of tax that is not paid directly to the government by the person bearing the economic burden of it. Exactly, हमने अभी जो पढ़ा कि जो एक्चुअल में उसका बर्डन उठा रहा है वो बंदा गवर्नमेंट को टैक्स नहीं पे करता, गवर्नमेंट को कोई और टैक्स पे कर रहा है, लेकिन उसका फाइनल बर्डन किसी और के ऊपर आ रहा है. ठीक है, इंस्टेड इट इज़ कलेक्टेड बाय इंटरमीडियरीज. इंटरमीडियरीज कौन है? बीच में जितने लोग आ रहे हैं वो कौन है? इंटरमीडियरीज हैं. ठीक है, such as seller or service provider from the consumers and then deposited with the government. The key feature is that the incidence and impact of tax lie on different persons. ये बात मैंने आपको बताई. इंसिडेंस किसको बोलते हैं? जिसके ऊपर फाइनल बर्डन आता है. और इम्पैक्ट किसको बोलते हैं? जो गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहा है. So in simple terms, the person who ultimately bears the tax is not the one who pays it to the government. ठीक है, for example, when a consumer purchases a product or a service, they pay tax as a part of the price. The seller in turn deposits that tax with the government. Hence the consumer bears the tax, but the seller acts as a collecting agent. हम कोई भी सामान खरीदते हैं, मान लो आप शॉप पे गए पास वाली अपने घर के और आप 20 रुपये की चॉकलेट खरीद के ले आए. तो 20 रुपये के चॉकलेट में टैक्स का जो जीएसटी का अमाउंट होगा वो ऑलरेडी इंक्लूडेड होगा. तो आपने तो वो पैसा सेलर को दिया है ना. फिर सेलर ने जब खरीदा होगा तो उसने आगे दिया होगा, उसने जिससे ख़रीदा होगा उसने अपने आगे फॉरवर्ड किया होगा वो टैक्स का पैसा. और इनिशियली जिसने भी मतलब जो भी मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसर हुआ होगा उसने गवर्नमेंट को दिया होगा. ठीक है, आगे आने हैं नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स पे. सो इनडायरेक्ट टैक्सेस आर इम्पोज्ड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज रादर देन ऑन इनकम और प्रॉफिट. जब भी आप कोई सामान खरीदते हैं, कोई गुड्स खरीदते हैं या कोई सर्विसेज रिसीव करते हैं, तो आप हमेशा नोटिस करेंगे कि आप उस पर टैक्स देते हैं. अभी सबको पता होगा जीएसटी ही देते हैं हम गुड्स पे भी और सर्विसेज पे भी. जीएसटी इज़ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. ठीक है, तो कोई भी सामान बेचने में, खरीदने में, मतलब गुड्स और सर्विसेज पे हमेशा इनडायरेक्ट टैक्स लगता है. और जब भी आप पैसे कमाते हो, इनफैक्ट सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ ना, कहीं से भी पैसे कमाते हो तो वो आपकी इनकम है, उस पर डायरेक्ट टैक्स लगता है, इनकम टैक्स. कहीं भी पैसे खर्च करते हो ना, किसी भी गुड्स पे, किसी भी सर्विसेज पे, उस पर जीएसटी लगता है, दैट इज़ indirect tax. So these taxes are embedded in the price of the product or services and the consumer often pays them without even noticing. ये हम एक कैरेक्टरिस्टिक भी पढ़ते हैं टैक्स का
कि देखो जब डायरेक्ट टैक्स होता है ना वो बहुत पिंच करता है हमें। क्यों? क्योंकि हम अपना रिटर्न फाइल करते हैं, फिर हमें लगता है कि यार इतने पैसे कमाए थे और हमें इतना टैक्स पे करना पड़ रहा है। लेकिन हम हर दिन इतनी सारी ज़रूरत की चीज़ें खरीदते हैं, इतनी सारी सर्विसेज रिसीव करते हैं और हर गुड्स पे, हर सर्विसेज पे हम जीएसटी पे करते हैं, लेकिन हम उसे नोटिस नहीं करते। आप लोग सोचना कि आप लोग जितने भी प्रोडक्ट्स खरीदते हो, पेन खरीद रहे हो, कॉपी खरीद रहे हो, मोबाइल खरीद रहे हो, वॉटेवर जो भी आप सामान खरीद रहे हो, हर चीज़ पे आपने जीएसटी पे की होगी। जो कपड़े खरीदते हैं उस पर, इनफैक्ट जो हम सर्विसेज लेते भी हैं, मूवी देखने जा रहे हैं, हम कहीं डिनर करने जा रहे हैं, लंच करने जा रहे हैं, एनीथिंग, हर चीज़ पे हम जीएसटी पे करते हैं। बट हम उसकी प्राइस ऐसे देख लेते हैं, अच्छा 1,000 रुपये का प्राइस पड़ा तो हम उसे 1,000 रुपये मान के चलते हैं। हम ये नहीं देखते कि उसमें 50 रुपये का हमने टैक्स भी दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें इनडायरेक्ट टैक्स पिंच नहीं करता है उतना। तो दीज आर जनरली यूनिफॉर्म इन नेचर एंड अप्लाई इक्वली टू ऑल इंडिविजुअल्स रिगार्डलेस ऑफ देयर इनकम लेवल्स। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इनडायरेक्ट टैक्स आपके रिग्रेसिव टैक्सेस होते हैं। रिग्रेसिव टैक्स का क्या मतलब होता है? आपकी इनकम बढ़ रही है लेकिन इनकम के साथ आपका टैक्स नहीं बढ़ रहा। अगर आपकी इनकम भी बढ़ रही है और टैक्स भी बढ़ रहा है, इसको बोलते हैं क्या? प्रोग्रेसिव टैक्स। जैसे कि इनकम टैक्स, अगर कोई 5 लाख रुपए कमा रहा है और वो 5,000 रुपये का टैक्स दे रहा है, तो 50 लाख रुपए वाला 5,000 का टैक्स नहीं देगा, उसका टैक्स ज़्यादा होगा। रफ एग्जाम्पल दे रही हूँ, हाइपोथेटिकली। ठीक है, अगर कोई 5 करोड़ कमा रहा होगा तो वो और ज़्यादा टैक्स देगा। बट इनकम टैक्स की बात हो गई, वो तो प्रोग्रेसिव होता है। अगर हम जीएसटी की बात करें या इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो दैट इज़ नॉट प्रोग्रेसिव बट दे आर रिग्रेसिव टैक्सेस। मतलब क्या? अगर कोई बंदा 5 लाख रुपए कमा रहा है तो वो भी एक 20 रुपये की चॉकलेट पे उतना ही टैक्स देगा जो कि एक 50 लाख रुपए कमाने वाला बंदा देगा। ठीक है, अब आप अगर 20 रुपये की चॉकलेट खरीदने जा रहे हैं और हम फ़र्ज़ करते हैं कि उस पर 1 रुपये का टैक्स लग रहा है। ठीक है, 1 रुपये का टैक्स आपने दे दिया जो आपने नोटिस भी नहीं किया। अभी कोई बंदा है जो 10 लाख रुपए कमा रहा है, वो भी जब सेम 20 रुपये की चॉकलेट खरीदने गया तो उसने भी 1 रुपये का ही टैक्स दिया। अगर कोई बंदा 1 करोड़ रुपए कमा रहा है, वो भी जब वो 20 रुपये की चॉकलेट लेगा तो 1 रुपये का ही टैक्स पे करेगा। कहने का क्या मतलब कि आपकी इनकम इंक्रीज़ हो रही है बट टैक्स इंक्रीज़ नहीं हो रहा। इसको क्या बोलते हैं? रिग्रेसिव टैक्स। तो वही लिखा हुआ है, अप्लाई इक्वली टू ऑल इंडिविजुअल्स रिगार्डलेस ऑफ देयर इनकम लेवल्स। ठीक है, सो द की फीचर इंक्लूड्स इनडायरेक्ट टैक्सेस आर रिग्रेसिव इन नेचर, हमने पढ़ लिया, एज एवरीवन पेज द सेम रेट इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर इनकम। द बर्डन ऑफ टैक्स इज ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर। अपना बर्डन लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं, जैसे हमने अभी देखा, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से कंज्यूमर। ठीक है, दीज टैक्सेस आर कलेक्टेड एट मल्टीपल लेवल्स, मैन्युफैक्चरिंग, सेल, कंजम्पशन। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेस आर यूजुअली इंक्लूडेड इन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विसेज। हमें ऐसा नहीं बोला जाता कि 20 रुपये की चॉकलेट है तो 20 रुपये की चॉकलेट और 1 रुपये का टैक्स तो 21 रुपये, नहीं। हमें जो कॉस्ट बताई जाती है ना प्रोडक्ट की, वो टैक्स को इंक्लूड करके ही बताई जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स इन इंडिया, कि इंडिया में इनडायरेक्ट टैक्स कैसे इवॉल्व हुआ है, ये देखते हैं। अच्छा, 2017 में तो जीएसटी आ गया था। ठीक है, हमें इतना पता है 2017 में जीएसटी आ गया। उसके पहले भी तो इनडायरेक्ट टैक्सेस लगते थे ना, वैट, एक्साइज, ऑक्ट्रॉय, लग्जरी टैक्स, दिस दैट, देयर वर वेरियस टैक्सेस, बहुत सारे टैक्सेस लगते थे 2017 के पहले। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है? प्रायर टू जुलाई 2017 इंडियाज़ इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम वॉज फ्रैगमेंटेड, बहुत बिखरा हुआ सिस्टम था क्योंकि बहुत सारे टैक्सेस थे। मल्टीपल टैक्सेस सच एज एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, वैट, सेंट्रल सेल्स टैक्स, ऑक्ट्रॉय एंड अदर्स वर लेवाइड बाय बोथ द सेंटर एंड द स्टेट्स। ठीक है, अच्छा, दिस क्रिएटेड अ कैस्केडिंग इफेक्ट। कैस्केडिंग इफेक्ट क्या होता है? टैक्स ऑन टैक्स। एक ही चीज़ पे आपने टैक्स दे दिया था, उस पर दोबारा से टैक्स लग रहा है। जैसे कि बात करते हैं एक्साइज ड्यूटी की। एक्साइज ड्यूटी लगता था ना पहले, अगर कोई भी प्रोडक्ट इंडिया में मैन्युफैक्चर हो गया है तो मैन्युफैक्चरिंग के तुरंत बाद एक्साइज ड्यूटी लगता था। फिर भाई जब आप उसको बेचोगे तो उस पर वैट लगेगा। अगर आप इंटर स्टेट बेच रहे हो तो उस पर सेंट्रल सेल्स टैक्स लगेगा। अगर वो कोई स्पेसिफिक स्टेट दूसरे स्टेट में भेज रहे हो तो एंट्री टैक्स लगता था। किसी सिटी में एंटर करने पे ऑक्ट्रॉय लगता था। एक टैक्स पे दोबारा से टैक्स नहीं लगना चाहिए ना। आप प्रोडक्ट पे टैक्स लगा रहे हो, दैट इज़ वन थिंग। टैक्स ऑन टैक्स थोड़ी ना लगना चाहिए। बट पहले जीएसटी के पहले देयर वाज अ थिंग कॉल्ड कैस्केडिंग इफेक्ट, मतलब टैक्स के ऊपर टैक्स लग जाता था। तो दैट वाज वन ऑफ द रीजंस कि हमें जीएसटी लाने की ज़रूरत पड़ी थी। So, to overcome these issues, the Goods and Services Tax was introduced on 1st July 2017. GST is a unified tax that subsumed most of the previous indirect taxes. It is a destination-based tax applicable on the supply of goods and services, thereby streamlining the tax structure and bringing transparency. तो basic बात कर लेते हैं हम इसमें।
जीएसटी आपका कब आया है? 1 जुलाई 2017 से लागू कर दिया गया था एक्ट। यूनिफाइड टैक्स होता है जिसने, अभी हमने क्या पढ़ा, जीएसटी के पहले भतेरे टैक्सेस हुआ करते थे। तो जीएसटी आया तो उसने बहुत सारे टैक्सेस को सबस्यूम कर लिया, मतलब आपस में मर्ज करके एक टैक्स बन गया। प्रिसाइसली 17 टैक्सेस को सबस्यूम करके फिर जीएसटी बना था। ठीक है, इसके बाद क्या लिखा हुआ है? इट इज़ अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स का मतलब क्या होता है? आप जो गुड्स बेच रहे हो, मान लो आपके गुड्स सप्लाई हो रहे हैं दिल्ली से मुंबई, ठीक है, तो गुड्स की डेस्टिनेशन कहाँ है? मुंबई में है, इसीलिए इसको कंजम्पशन बेस्ड टैक्स भी बोलते हैं कि कंज्यूम कहाँ हो रहा है गुड्स? मुंबई में, या डेस्टिनेशन कहाँ है? मुंबई में, टैक्स कहाँ लगेगा? मुंबई में। ठीक है, अगर गुड्स जा रहे हैं मुंबई से भोपाल तो टैक्स कहाँ लगेगा? भोपाल में। समझ गए? जो भी गुड्स की डेस्टिनेशन होती है या सर्विसेज की डेस्टिनेशन होती है, टैक्स वहाँ लगता है, इसीलिए इसको बोलते हैं डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स या फिर कंजम्पशन बेस्ड टैक्स। ठीक, आगे आते हैं। प्रेजेंट स्ट्रक्चर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। अच्छा देखो, ऐसे मैं पहले आपको हल्का सा एक जिस्ट दे देती हूँ इसकी। अभी हमारा ना डुअल स्ट्रक्चर चलता है जीएसटी का, जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों ही अपने अपने लॉज बनाते हैं, दोनों ही शेयर भी लेते हैं जीएसटी का। क्यों? क्योंकि हमारा एक फेडरल स्टेट है इंडिया। ठीक है, तो अब हमारे पास टैक्सेस कौन कौन से होते हैं? या तो आप गुड सप्लाई कर रहे हो इंट्रा स्टेट, इंट्रा स्टेट मतलब एक स्टेट से उसी स्टेट में, ठीक है, और या तो आप गुड सप्लाई कर रहे हो इंटर स्टेट। इंटर स्टेट का मतलब जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गुड सप्लाई कर रहे हो। तो सपोज आपने गुड सप्लाई किए इंदौर से भोपाल, ठीक है, तो इंदौर भी मध्य प्रदेश में है और भोपाल भी मध्य प्रदेश में है, तो ये क्या हो गया? इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट पे कौन सा टैक्स लगता है आपका? CGST प्लस SGST। ठीक है, तो मान लो अगर 5% का टैक्स लगना है तो आपका टैक्स लगेगा 2.5% CGST और 2.5% SGST। सेम वे इंटर स्टेट, मान लो इंदौर से आपने गुड्स ट्रांसफ़र किए कहाँ पे? दिल्ली। ठीक है, आपने, ये तो स्टेट चेंज हो गया, ठीक है, इंदौर मध्य प्रदेश में है, दिल्ली अब अलग से यूनियन टेरिटरी है। ठीक, तो यहाँ पे आपका जीएसटी कौन सा लगेगा? IGST, जिसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड जीएसटी। तो ये सीधा सीधा लग जाएगा 5%। इसको छोड़ के एक UTGST भी होता है यूनियन टेरिटरीज़ के लिए। ठीक है, यूनियन टेरिटरीज़ में जैसे मान लो आप गुड सप्लाई कर रहे हो, मैं इंट्रा स्टेट पे एग्जांपल देती हूँ। मान लो आप गुड सप्लाई कर रहे हो लद्दाख टू लद्दाख, ठीक है, लद्दाख टू लद्दाख गुड सप्लाई कर रहे हो, तो वहाँ पे आपका C+S लगना चाहिए, लेकिन इट इज़ नॉट ए स्टेट बट अ यूनियन टेरिटरी, तो यहाँ पे क्या लगेगा? CGST प्लस UTGST। ठीक है, 2.5% और 2.5%। अच्छा, अभी यही अगर ऐसा मैं बोल दूँ कि इंदौर से गुड्स जा रहे हैं कहाँ? लद्दाख, इन दैट केस IGST लगेगा। ये जो UTGST लगता है ना, ये सिर्फ इंट्रा वाले केस में लगता है। ठीक है, और वन मोर थिंग, कोई भी अगर यूनियन टेरिटरी ऐसी है जिसके खुद के चीफ मिनिस्टर हैं और खुद का लेजिस्लेचर है, तो हम GST के पॉइंट ऑफ व्यू से ना उसको स्टेट मान लेते हैं, यूनियन टेरिटरी नहीं मानते। जैसे कि दिल्ली और एक पौंडीचेरी, ठीक है, जहाँ पे अगर खुद का लेजिस्लेचर है, उनका खुद का चीफ मिनिस्टर है, तो हम उसे GST के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करते हैं? स्टेट मानते हैं, UT नहीं मानते। और स्टेट मानेंगे तो उस पर C+S लगेगा, C+UTGST नहीं लगेगा। ठीक है, अब इसको रीड कर लेते हैं। बस मैंने जो लिखा वही यहाँ पे लिखा हुआ है। सो प्रेजेंट स्ट्रक्चर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेशन में क्या है? सो टुडे द मेजर कंपोनेंट ऑफ India's indirect tax regime is the goods and services tax. It is structured as follows: CGST, SGST, integrated GST, UTGST. CGST में क्या है? सेंट्रल GST। सेंट्रल GST कौन लेवाई करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। जाहिर सी बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट किस पे लेवाई कर रही है? इंट्रा स्टेट सप्लाईज, आई एम सो सॉरी, नो इट्स करेक्ट, ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाईज। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्टेट GST। स्टेट GST में क्या है? स्टेट गवर्नमेंट लेवाई करती है इंट्रा स्टेट सप्लाईज पे। ठीक है, इंटीग्रेटेड GST मतलब IGST जो मैंने यहाँ पे बताया था इंटर स्टेट के लिए, लेवाई कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। किस पे? इंटर स्टेट सप्लाईज पे। UTGST एप्लीकेबल इन यूनियन टेरिटरीज विदाउट अ लेजिस्लेचर। विदाउट अ लेजिस्लेचर इसलिए लिखा है क्योंकि अगर खुद का लेजिस्लेचर होगा तो हम उसको SGST में ले लेते हैं, UTGST अलग से नहीं करते। ठीक है, ये जो कहानी यहाँ पे बताई है इसको याद रखना। इंट्रा स्टेट पे C+S, अगर इंट्रा UT है तो C+UT, और अगर इंटर स्टेट है तो IGST। ठीक है, इंट्रा स्टेट पे लॉस कौन बनाते हैं? दिख ही रहा है, विजिबल है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कंबाइंड। और इंटर स्टेट के लिए कौन? सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, आगे आते हैं। बेसिस फॉर चेंजिंग द
इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम, क्यों हमें ज़रूरत पड़ी जीएसटी की, ऊपर भी हमने इसका कुछ डिस्कशन कर लिया है, बट वन बाय वन और पॉइंट्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले लिखा है एलिमिनेशन ऑफ टैक्स कैस्केडिंग, ये बात हमने ऊपर कर ली थी। पहले बहुत सारे टैक्सेस थे और टैक्स ऑन टैक्स वाला सीन हो जा रहा था कि एक टैक्स पे आप एक बार टैक्स पे कर दिया आपने जिस प्रोडक्ट पे, उस पर दोबारा से टैक्स लग रहा है, तो दैट मेड एब्सोल्युटली नो सेंस, तो उसके लिए जीएसटी आ गया। ठीक है, यूनिफॉर्मिटी अक्रॉस स्टेट्स। अच्छा, इंडिया बड़ी कंट्री है और इतने सारे स्टेट्स हैं और हर स्टेट में ना अपना अलग स्टेट लॉ लग जाता था, जो कि बहुत प्रॉब्लमेटिक था। हर स्टेट में डिफरेंट लॉज लग रहे हैं। जीएसटी जब से आया है तो ये कन्फ्यूजन कम हो गई है, ख़त्म हो गई है इनफैक्ट, क्योंकि यूनिफॉर्मिटी बनी रहती है, पूरे इंडिया का सेम टैक्स लॉ चलता है। ठीक है, ईज़ ऑफ कंप्लायंस। अच्छा, पहले क्या होता था, आप एज अ कस्टमर खुद को मत सोचो, आप सोचो कि आप प्रोड्यूसर हो, आप बिजनेस पर्सन हो, तो आपको ना एक तो वैट का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, फिर कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो आपको एक्साइज का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, इंटर स्टेट सप्लाई करते हो तो आपको सेंट्रल सेल्स टैक्स का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, आपके गुड्स बाय रोड जा रहे हैं आपको एंट्री टैक्स, ऑक्ट्रॉय, इसका भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। जितने मल्टीपल रजिस्ट्रेशंस करने पड़ेंगे, उतने रिटर्न फाइल करने पड़ेंगे, उतना ज़्यादा लीगल कंप्लायंस आपके लिए मुश्किल होता रहेगा। ठीक है, जीएसटी में देयर इज़ जस्ट वन टैक्स। आप लोगों ने सुना होगा जब जीएसटी आया था ना, तो एक स्लोगन चलता था उसके साथ, वन नेशन वन टैक्स। जब पूरी कंट्री में एक ही टैक्स है, कोई और दूसरा टैक्स नहीं है, तो आपको रजिस्टर भी उसी में करना है, रिटर्न्स भी कंपैरेटिवली कम हो गए हैं, सो देयर इज़ ईज ऑफ कंप्लायंस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एक्सपैंडिंग द टैक्स बेस। सो अ यूनिफाइड सिस्टम विद इम्प्रूव्ड ट्रैकिंग मैकेनिज्म। देखो, जितना ज़्यादा ट्रैकिंग मैकेनिज्म इम्प्रूव होगा कि आप ट्रैक कर पाओगे, उतना ज़्यादा आपका टैक्स बेस एक्सपैंड होगा, ज़्यादा लोग टैक्स पे करेंगे। और ये ट्रैकिंग मैकेनिज्म क्यों इम्प्रूव हुआ है, क्योंकि अब सारी ही चीज़ें आपके आईटी पोर्टल पे होती हैं, वो भी हम पूरा डिस्कशन करेंगे एक लेक्चर में, जीएसटीएन नाम के। ठीक है, then we have promotion of ease of doing business. So GST facilitated seamless movements of goods across states, कि एक से स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर गुड्स जाने हो तो कोई प्रॉब्लम ना हो, एंट्री बैरियर्स ना हो और लॉजिस्टिक्स बेटर रहें। ठीक है, रेवेन्यू एफिशिएंसी। द सेंटर एंड स्टेट नाउ शेयर टैक्स रेवेन्यूज मोर एफिशिएंटली विद द हेल्प ऑफ अ रोबस्ट आईटी बैकबोन। देखो, व्हाट डिड आई से, अगर आपका आईटी बैकबोन सॉलिड है ना, रोबस्ट है, तो बाकी चीज़ें अपने आप सॉर्ट हो जाती हैं। मतलब इफ़ यू हैव अ गुड स्ट्रक्चर, आपका जीएसटी का स्ट्रक्चर अच्छा है और आपका पीछे आईटी बैकबोन भी अच्छा है, तो आपका कंप्लायंस भी बेटर होगा, टैक्स बेस इंक्रीज़ हो रहा है और रेवेन्यू भी एफिशिएंट हो रहा है। इनफैक्ट शेयरिंग जो सेंटर और स्टेट में किस हिसाब से बांटनी है चीज़ें, कितना टैक्स इनके पास जाएगा, कितना टैक्स स्टेट के पास जाएगा, ये सारी चीज़ें भी अच्छे से रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम पे हो पाती हैं। ठीक है, सिंपल सा छोटा सा चैप्टर था, स्टार्टिंग थी बस इनडायरेक्ट टैक्स की। अभी इसके बाद हम जीएसटी की फर्दर डिस्कशन करनी है आने वाले लेक्चर्स में। तो अगर लेक्चर पसंद आया हो देन प्लीज़ गिव दिस वीडियो अ थम्स अप, सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स।